तो हम लोग मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्साइज ड्यूटी एक्ट पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम लोग बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग पढ़ रहे थे। तो बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग ये पढ़े थे कि बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड दो तरह का फैक्ट्रीज है। बॉन्डेड में क्या है कि बंधा हुआ है कुछ नियम के साथ, और मेनली क्या चीज से बना हुआ है कि वहाँ हमेशा एक एक्साइज ऑफिसर रहता है। जो नॉन बॉन्डेड में नहीं रहता, उस पर कोई एक्सरसाइज ऑफिसर नहीं रहता, हमेशा उसके साथ नहीं रहता। लेकिन जब भी कोई भी चीज का चेकिंग करना हो तो वो टाइम टू टाइम एक्साइज ऑफिसर बाहर से आते हैं, उनके सारे प्रोडक्ट का एनालिसिस करते हैं। वो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। तो बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग में हम स्ट्रक्चर जान लिए थे, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा था स्ट्रक्चर रवि, प्रीवियस क्लास में थे आप? नहीं मैम। तो बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग में जो हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है कि मेनली एक मिनट, मेनली क्या होता है कि एक जैसा एक घर हो गया कोई भी टाइप का, कुछ वाइट, तो मान लीजिए कि ये कुछ एक प्रीमिसेस हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये कुछ प्रीमिसेस है, ठीक है। तो इसका एक एंट्रेंस गेट होगा, एक एंट्रेंस गेट होगा, सिर्फ एक एंट्रेंस गेट होगा और दूसरा कोई गेट नहीं होगा। उसके अलावा अब यहाँ पे इसका जो रूम बनेगा, ये मान लीजिए 4 का अगर रूम बन रहा है तो 4 रूम रहेगा। बीच का जो जगह है वो कॉरिडोर का जगह है, ये बीच वाला कॉरिडोर का जगह है, और सारा रूम सेपरेट है और एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस रूम से इस रूम में जाने के लिए कोई डोर होगा या कोई खिड़की होगा, वैसा कुछ भी नहीं होगा, कुछ डोर विंडोज नहीं होगा। जो डोर होगा वो इस कॉरिडोर में रहेगा, सभी का अपना अपना डोर रहेगा, सिंगल डोर वाले रूम रहेंगे और सब इस कॉरिडोर से खुलेगा, बाकी एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड नहीं होगा। उसके अलावा इनमें जो भी विंडोज लगना होगा, चाहे जो भी लगना होगा, उसका टोटल डिजाइन दिया गया है। आप कोई भी अपनी तरह से डिजाइनिंग नहीं करवा सकते। तो एक रफ डायग्राम आप समझ गए कि एक एंट्रेंस होगा, एक कॉरिडोर होगा, और जितने भी रूम हैं वो एक दूसरे के सामने खुलेगा, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं होगा। एक सिर्फ गेट होगा जो मेन कॉरिडोर से खुलेगा, और जितने भी रूम हैं तो इसके ऊपर एक ऑयल नेम प्लेट्स लगा होगा, जिसमें ऑयल कलर से, पेस्टल कलर से आपको नाम, रूम नंबर और रूम क्या चीज का रूम है, मैन्युफैक्चरिंग रूम है, एक्साइज ऑफिसर का रूम है, फिनिश प्रोडक्ट रूम है, क्या चीज का रूम है वो मेंशन करना होगा। ठीक है, यहाँ तक में दिक्कत है किन्हीं को? तो इसका स्ट्रक्चर बॉन्डेड में ऐसा ही होगा। उसके अलावा अब यहाँ पे क्या है कि ये आप समझ गए कि इसका प्रीमिसेस कैसा होगा, इसका डिजाइन पहले से बना हुआ है कि ऐसा ही आपको डिजाइन बनाना है। उसके अलावा जो भी खिड़की है तो वो कैसा होगा, आप कोई भी ब्लैक शीशा वगैरह वगैरह नहीं लगा सकते, कोई भी डिजाइनर विंडोज नहीं बनवा सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आयरन रॉड्स का लगाना पड़ेगा, पूरा आयरन वाला, जाली जाली जो आयरन वाला रहता है वैसा लगाना पड़ेगा। और उसका भी दिया हुआ है कि आयरन रॉड्स कितने कितने इंटरवल पे है। उसके अलावा आयरन रॉड्स के ऊपर आपको एक वायर का जो जाली आता है वो जाली लगाना पड़ेगा, उसका भी मेश साइज अकॉर्डिंग टू नेट जो भी आप लगा रहे हैं उसका अपर्चर 25 mm डायमीटर्स का होना चाहिए। ये टोटल एज पर प्रोटोकॉल आपको लगवाना पड़ेगा। एक सारे में जो भी सिस्टम होगा, इवन गैस का या इलेक्ट्रिक सिस्टम, उसका एक कॉमन सिस्टम बाहर में होगा, जिसको बंद करने से आपका क्या होगा कि पूरा जैसे ही काम खत्म हुआ वो लास्ट वाला स्विच बंद कर दिए, सभी रूम का लाइट कट ऑफ हो जाएगा। तो ये सब चीज स्ट्रक्चर रहता बॉन्डेड में। और उसके बाद आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पढ़े थे, उसमें अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बॉन्डेड में पहले क्या था, दो चीज का अंतर था। पहला एक था कि इसमें एक्साइज ऑफिसर हमेशा प्रेजेंट रहता है। दूसरा, इसको जो टैक्स पे करना है, एक्साइज टैक्स पे करना है, वो अभी नहीं करना रहता है। वो कब करना रहता है, जब इसका प्रोडक्ट बाहर निकलता है, जब फिनिश्ड प्रोडक्ट इसके फैक्ट्री से बाहर निकलता है तो एक्साइज ऑफिसर इसको बना के देता है कि हाँ भाई तुमको इतना टैक्स पे करना है, तो वो एक्साइज ऑफिसर को उतना टैक्स पे करता है। तो इतना अंतर है।
तो अब कैसे कैसे बॉन्डेड में क्या प्रोसेस होगा, तो एग्जाम में आपको यही आएगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर क्या है बॉन्डेड में या नॉन बॉन्डेड, ये दोनों क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन आएगा आपको। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि बॉन्डेड मैन्युफैक्चर प्रोसेस हम जानेंगे। तो यहाँ पे मेनली क्या चीज पे बात आ रही है, अल्कोहल। तो अब इसको अल्कोहल लेना है, और ये जान रहे हैं आप कि बॉन्डेड में इनिशियली टैक्स पे नहीं करना है। तो अप्रूव होके आया, 2 फॉर्म भराया, तो डुप्लीकेट फॉर्म में रहता है, एक ऑफिसर ले लेता है और एक जहाँ पे भी फॉर्म लिया, और दूसरा कहाँ पे रहता है, लाइसेंसी के पास। तो जैसे ही अल्कोहल इशू हुआ, जितना भी अमाउंट में उसको चाहिए अल्कोहल इशू हुआ, और जो भी एक्साइज ऑफिसर है उसको फोन करके या जिस भी मेथड से बता दिया गया कि हाँ भाई, इसको इंटीमेट कर दिया जाता है कि इतना अल्कोहल जा रहा है, 25 लीटर चाहिए, 1000 लीटर चाहिए, 2000 लीटर चाहिए, जितना भी चाहिए। जनरली बॉन्डेड है तो ऑब्वियस बात है कि बहुत ज्यादा अमाउंट में इसको अल्कोहल की जरूरत पड़ती है, बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए बॉन्डेड प्रोसीजर रहता है। तो अब जितना भी इसको अल्कोहल का जरूरत पड़ेगा, तो वो क्या किया कि अल्कोहल को पैक कर दिया, सील कर दिया, और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ विदा कर दिया उसको। ठीक है, अब अल्कोहल कहाँ गया, अब अल्कोहल गया लैब में, बॉन्डेड लैब में, जहां पे अल्कोहल वेरीफाई किया गया कि हाँ, वहां से लिखा गया है कि 1000 लीटर अल्कोहल आया, ये 100% प्योर है, ये पूरा 100% एब्सोल्यूट अल्कोहल है, 100% प्योर है। तो फिर वहां पे स्ट्रेंथ चेक किया। ऐसा भी हो सकता है बीच में कि उसका जो सील है, सील को कोई खोल दिया हो, और उस सील को डुप्लीकेट बाद में फिर डुप्लीकेट सील से पैक कर दिया गया हो। तो आदमी क्या किया होगा, अल्कोहल 2 लीटर निकाल लिया होगा, 3 लीटर निकाल दिया, उसमें फिर पानी मिला दिया, पता नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही आप स्ट्रेंथ मापेंगे केमिकली, जैसे ही मापेंगे वैसे ही पता चल जाएगा ये 100% प्योर अल्कोहल नहीं है, क्योंकि एब्सोल्यूट अल्कोहल में पानी मिलाते जाएंगे तो वो क्या होगा, स्ट्रेंथ उसका कम होते जाएगा। तो बॉन्डेड लैब में जैसे ही आता है वैसे ही क्या हुआ कि उसको मेजर कर लिया जाता है, स्ट्रेंथ एंड वॉल्यूम, फिर लगा कि हाँ ठीक है, फिर उसको रजिस्टर्ड में चढ़ा गया, इतना आया। एक्सरसाइज ऑफिसर के प्रेजेंस में ये सारे काम होते हैं। उसके बाद अल्कोहल को कहाँ स्टोर कर दिया गया, जो उसका एक रूम है, स्टोर रूम, स्प्रिट स्टोर रूम, अल्कोहल स्टोर रूम, वहां पे एक्साइज लॉक के साथ उसको बंद कर दिया गया। अब जब भी इसको जरूरत पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है कि कभी भी हम खोल के उसको निकाल ले, ऐसा कब कोई नहीं कर सकता, इवन लाइसेंस से भी नहीं कर सकता। तो वहां पे उसको निकालने के लिए हमेशा एक्सरसाइज ऑफिसर का जरूरत पड़ेगा। तो मैन्युफैक्चरर क्या है कि आज मान लीजिए आज का जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर है उसको 5 लीटर चाहिए या उससे कहीं ज्यादा चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो ऑब्वियस मान लीजिए 20-25 लीटर चाहिए, तो वो एक इंडेंट बना के देगा हमारा जो भी एक्साइज ऑफिसर है उसको। और जितना भी चीज पैकेज का है, जितना भी मैन्युफैक्चरिंग में तैयार करने के लिए अल्कोहल के अलावा और जो एक्सपेंट लगने वाला है वो सारा लेके आएगा। और जो एक्साइज ऑफिसर है उसको ये चीज दिया कि हमको इतना अल्कोहल की जरूरत है, तो एक्साइज ऑफिसर रजिस्टर में मेंटेन करके क्या करेगा कि वहां से अल्कोहल निकाल के उसको देगा, और उसी वक्त वहां पे मिलाया जाएगा जो भी एक्सपेंट रहेगा उसमें। उसके बाद तत्काल में वो रूम फिर से बंद हो जाएगा एक्साइज लॉक के साथ, और फिर क्या होगा कि फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाएगा, बनेगा, उसके बाद फिनिश्ड प्रोडक्ट जो भी है वो फिनिश्ड प्रोडक्ट रूम में रखाएगा, जो भी प्रोडक्ट हुआ यहाँ तक बन गया। अब ये जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है ये हमारे फैक्ट्री से बाहर जो निकलेगा, तो इसके लिए क्या होगा, अब इसको टैक्स पे करना पड़ेगा एक्साइज ऑफिसर का। तो एक्साइज ऑफिसर पहले से कैलकुलेट करके रखता है कि कितना इसका अमाउंट होना है, क्योंकि उसको पहले से पता है कितना आया है, 1000 लीटर अल्कोहल खरीदा है, कितना लीटर खरीदा है, तो उतना टैक्स इसको पहले पे करना पड़ेगा, फिर जाके इसका प्रोडक्ट मार्केटेड होगा। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत? नो मैम। उसके बाद अब ये तो मैन्युफैक्चरिंग इनसाइड बॉन्ड था, बॉन्डेड का था। अब हम आउटसाइड बॉन्ड देखते हैं उसमें क्या दिक्कत है। तो इसका जो रिक्वायरमेंट है मैन्युफैक्चरिंग का, तो एक रिक्वायरमेंट में क्या होना चाहिए कि एक रूम होना चाहिए जहां पे ये पूरा मैन्युफैक्चर होता हो। तो
इसका भी जो भी चीज है, मतलब जैसा भी जो भी इसका क्या बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर है एज पर बॉन्डेड ही होगा। तो अंतर कहाँ है? तो अंतर कहाँ पे होगा कि इसमें पहले वाला में जो बॉन्डेड था उसमें क्या था, एक्साइज ऑफिसर का रूम होना चाहिए क्योंकि वो हमेशा वहां प्रेजेंट है। तो जैसा उसमें है इसमें अभी सेम टू सेम है, लेकिन क्योंकि यहाँ एक्साइज ऑफिसर की जरूरत नहीं है तो उसको रूम रखने का कोई जरूरत नहीं है। जब आदमी नहीं है तो रूम क्यों रखेगा? तो बॉन्डेड में क्या होता है कि एक्साइज ऑफिसर के लिए आपको एक रूम बनवाना पड़ता है, सिर्फ रूम नहीं वेल फर्निश्ड रूम बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे नॉन बॉन्डेड में वो चीज नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक और चीज क्या दोनों में अंतर है कि ये स्मॉल प्रोडक्शंस के लिए है, वो लार्ज स्केल प्रोडक्शंस के लिए है। चूंकि बॉन्डेड में हमेशा एक्साइज ऑफिसर अवेलेबल होता है तो उसको समय काउंट करने की जरूरत नहीं है, वो कभी भी अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला सकता है, कभी भी कुछ कर सकता है। लेकिन जो आउटसाइड बॉन्ड है यहाँ पे कोई एक्साइज ऑफिसर प्रेजेंट नहीं है, तो दैट्स वाई इसका जो टाइम पीरियड है वो लिमिटेड है। लिमिटेड कहने का मतलब है कि एक रिस्ट्रिक्टेड वे में ही इसको काम करना पड़ता है। इसका आवर्स कैलकुलेटेड होता है कि आपको 5 घंटे ही काम करना है, 6 घंटे ही काम करना है, संडे को ऑफ रखना है। आप सूरज उगने से पहले वाला समय, सूरज उगने से पहले और सूरज उगने के नहीं सेट होने के बाद, सनसेट और सनराइज वाला जो टाइम है, रात वाला समय, इनफैक्ट उस वक्त आप काम नहीं कर सकते। तो उसको कुछ बॉन्डेशन है। नॉन बॉन्डेड में बॉन्डेशन है टाइम का, कि आप ये फिक्स किया रहता है एक्साइज कमिश्नर्स का, क्योंकि हमेशा वहां पे कोई एक्साइज ऑफिसर नहीं है, तो इसीलिए रात का समय इसको हटा दिया जाता है कि आप नहीं कर सकते, इसका कुछ टाइम लिमिटेड रहता है। और जब आप इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का क्या बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेम टू सेम है हमारा बॉन्डेज जैसा ही, बस थोड़ा अंतर कहाँ पे है कि यहाँ पे एक्साइज ऑफिसर्स के लिए कोई रूम अवेलेबल नहीं है, ठीक है। बाकी आयरन बार कितने का होना चाहिए, खिड़की कैसा होना चाहिए, सेम टू सेम वैसा ही है, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? यहाँ पे भी एक सिंगल डोर होगा, इनसाइड और आउटसाइड के लिए कोई दूसरा तीसरा डोर नहीं होगा, एक दूसरे से रूम कनेक्टेड नहीं होगा। सेम जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बॉन्डेड में पढ़ा यहाँ पे भी वैसा ही पढ़ा। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? नो मैम। ओके। अब हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे कैसा होता है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि बॉन्डेड्स में क्या है कि इंस्टेंट में उसको टैक्स पे नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि टैक्सेस पे करना है, इंस्टेंट में टैक्सेस पे करके इसको लेना है। तुरंत में पैसा दीजिए, उसके बाद फिर आपको जो करना है कीजिए। तो यहाँ पे अल्कोहल क्या करता है कि एक्साइज ड्यूटी को इसको पे करना पड़ता है, टैक्स को पे करना पड़ता है मैन्युफैक्चरर को। उसके बाद यहाँ पे इससे पहले आपने क्या पढ़ा कि इंडेंट 3 बनता है, एक लाइसेंसी को मिलता है और एक वहां का जो भी ऑफिसर है वो रखता है। तो यहाँ पे 3 बनता है। अब 3 कौन कौन बनेगा? तो यहाँ पे चूंकि एक्साइज ऑफिसर हमेशा अवेलेबल नहीं रहता है, तो जो भी स्प्रिट का वेल कीपर है वो रखता है, दूसरा ऑफिसर्स को रखता है और तीसरा लाइसेंसी खुद रखता है। अब जो अल्कोहल आपने खरीदा, ऐसा नहीं है कि उस अल्कोहल को आप रीसेल करेंगे, अगर रीसेल करते पकड़ाएंगे तो पेनल्टी लगेगा। आप आपको लगा अच्छा चलो यहाँ से खरीद लिया, हम ऊंचे दाम में बेच दिए, अगर ऐसा करते आप पकड़ाएंगे तो आप पे काफी पेनल्टीज लगेगा। उसके बाद क्या है कि ऐसा नहीं है कि उसके बाद एक्साइज ऑफिसर नहीं है आप अपना मनमाना करेंगे, तो यहाँ पे भी आपको लाने के बाद सारा डिटेल्स भरना पड़ेगा कि कितना लीटर आया, क्या आया, नहीं आया। ये टोटल आपको एक स्टॉक रजिस्टर में मेंटेन करना पड़ेगा। जो कभी एक्साइज ऑफिसर आया या कोई भी अथॉरिटी आता है चेक करने के लिए, उसको ये चीज दिखाना पड़ेगा। यहाँ एक्साइज ऑफिसर हमेशा अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि कभी चेकिंग नहीं होगा, आप एक बार टैक्स पे कर दिए उसके बाद आप नियमन का कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमेशा आपको, जैसे आपका खुद का दुकान है ना, लेकिन हमेशा ड्रग इंस्पेक्टर आके चेक कर रहे हैं, सेम टाइप से मैन्युफैक्चरिंग इन नॉन बॉन्डेड में भी यही प्रोटोकॉल रहता है कि आपको हमेशा स्टॉक तैयार करके रखना पड़ता है, स्टॉक रजिस्टर। जब भी मन करेगा आके वो चेक करेंगे। उसके बाद अब जो चेक करेंगे वो कैसे चेक करेंगे? तो यहाँ पे क्या दिक्कत है, आपने जो भी प्रिपरेशंस बनाया है जो भी चीज का, तो वो अप टू 10% आपके प्रिपरेशंस का ले सकता है,
उसको इतना अथॉरिटी है कि अपने 1000 लीटर्स बनाए हैं तो उसका 10% वो ले जा सकता है अपने साथ एनालिसिस के लिए। उसके बाद अगर एनालिसिस में कुछ गड़बड़ी आता है, अब ये तो एनालिसिस के लिए ले गया, एनालिसिस के लिए किसको दिया, तो लैब को दिया, जो भी केमिकल एग्जामिनर्स है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट एनालिसिस के लिए जो भी लैब रखा हुआ है वहां पे जाके दिया। अगर उसमें रिपोर्ट हो गया कि ज्यादा हुआ या कम हुआ तो पेनल्टीज आप पे लग सकता है, काफी ज्यादा पेनल्टीज है, आप टू 10 टाइम्स वो बढ़ा सकता है और मैक्सिमम 2000 पर बैच के हिसाब से आप पे पेनल्टीज लगता है, 1-2 बार में पेनल्टीज लगता है। अगर फ्रीक्वेंटली आप यही कर रहे हैं कि आपका जो भी अल्कोहल कंटेंट है या तो कम आ रहा है जितना आपने मेंशन किया है या बहुत ज्यादा आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि आप पे कड़ा एक्शन लिया जाएगा, इवन आपके लाइसेंस भी विड्रॉ हो सकते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत, यही मेन है आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर बॉन्डेड में और नॉन बॉन्डेड में जो आपके एग्जाम्स में आएंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत? नो मैम। उसके बाद अब एक्साइज ऑफिसर्स का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसके पास क्या क्या पावर है, तो वो इंस्पेक्ट कर सकता है पूरे फैक्ट्रीज का, सर्च कर सकता है, सीज कर सकता है कोई भी चीज, कोई भी आदमी को डिटेंट कर सकता है, उसको अपने अंदर लेके उसे पूछताछ कर सकता है, आपके लाइसेंस को सस्पेंड करवा सकता है, नोटिस जारी कर सकता है, समन्स जारी कर सकता है, या कोई भी सीज्ड आर्टिकल है उसको डिस्पोज कर सकता है, किसी को अरेस्ट कर सकता है, कुछ नया रूल्स लगा सकता है। तो ये सब उसके पावर्स है। अब ड्यूटीज पे आते हैं तो उसका क्या क्या काम है, तो जितने भी स्टाफ है, जितने भी इक्विपमेंट है, सभी का चेक करना, सभी काम। मान लीजिए आपने टेक्निकल स्टाफ रखा है, ऐसा तो नहीं है कि वो 5वां पढ़ा हुआ है, अगर आपको बी फार्म एटलीस्ट डिप्लोमा रखना है तो आप 5वां वाले को रख दिए, तो सभी का टेक्निकल क्वालिफिकेशंस चेक करना, कितना एक्सपीरियंस है, बिल्डिंग सही से है या नहीं है, टोटल फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है, वो टोटल का चेक करना काम रहता है एक्साइज ऑफिसर का। उसके बाद रेगुलर प्रीमिसेस को विजिट करना, या अगर वो बॉन्डेड्स में काम कर रहा है तो डिस्टिलरी से जो भी अल्कोहल्स आ रहे हैं तो वहां पे इंडेंट को साइन करना, ये सब काम है। उसके बाद जब रेस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं तो क्या करते हैं कि सही से ड्यूटी लेना, ऐसा नहीं कि करप्ट हो गया, आप उल्टा सीधा काम किए फिर भी वो साइन करके दे दिया, उगाही सही से नहीं किया, आप उसको 10,000 दे दिए, वो गलत पेनल्टी कम करके आपको दे, सॉरी वो क्या बोलते हैं, टैक्स कम करके आपको दे दिया। तो करेक्ट कलेक्शन होना चाहिए, उगाही सही से होना चाहिए टैक्सेस का। दूसरा, जो भी आर्टिकल सीज किया है वो पुलिस स्टेशन में आप जमा कीजिए, या जो भी आर्टिकल सीज किए अगर गलत है तो ऐसा नहीं किसी और कंपनी को बेच दिया है या खुद ही बेच रहा हो, तो उसको डिस्पोज ऑफ करना है, उसको खत्म करना है किसी तरह से। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब ऑफेंसेस और पेनाल्टीज में हम आते हैं। तो अगर मान लीजिए लाइसेंसी के द्वारा क्या क्या किया जा सकता है, तो लाइसेंसी के द्वारा अगर मान लीजिए आपका लाइसेंस कंडीशन सही से नहीं है या आपने टैक्स को सही से पे नहीं किया है, तो आपको 6 मंथ तक के लिए जेल हो सकता है या 2000 अप टू 2000 फाइन हो सकता है। दूसरा, आपने स्टॉक को सही से नहीं रखा है, अकाउंट्स को सही से नहीं रखा है, आपको मतलब कब क्या आया आपने वो रजिस्टर नहीं मेंटेन किया है, तो फाइन अप टू 1000 लग सकता है। उसके बाद क्या हुआ कि इलीगल ड्यूटेबल गुड्स को आप बेच रहे हैं, आप मान लीजिए कि सरकार से कम पैसे में उठाए हैं और वही चीज को आप बेच रहे हैं, अगर इस बात के लिए आप पकड़ाते हैं, या फिर जो भी आपके गुड्स है ड्यूटेबल गुड्स उसको सही से रैप नहीं किया हो, लेबल नहीं किया हो, तो आपको फाइन हो सकता है 1000 का। उसके बाद आप गलत इंफॉर्मेशन कुछ दे रहे हैं, स्टॉक रजिस्टर सही से नहीं बनाया, गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, या जो पूछा जाए उसका जवाब नहीं है आपके पास, तब भी आपको 2 ईयर तक के लिए इम्प्रिजनमेंट हो सकता है या 2000 तक आपको फाइन हो सकता है। अगर आप कोई भी गलत इंफॉर्मेशन आपको मिला या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, या आप सर्च नहीं करने दे रहे हैं, रेसिस्ट कर रहे हैं इस बात के लिए कि नहीं हम ये चीज यहाँ पे नहीं होता, और बाद में वो पकड़ा गया कि नहीं ये चीज ऐसा गलत हो रहा है, तो तब आपका फाइन 5000 के लिए है, रेसिस्ट बार बार करने से 5000 के लिए। उसके बाद ये तो था लाइसेंसी के लिए। अगर मान लीजिए एक्साइज ऑफिसर कुछ गलत कर रहा है, वो चेक कर दिया पैसा ज्यादा मांग रहा है या ऐसे कुछ कर रहा है,
तो उसके लिए क्या क्या टैक्सेस है, पेनल्टीज है। तो अगर ड्यूटी वो सही से नहीं कर रहा है तो उस बात के लिए उसको 3 महीने के लिए सजा हो सकती है, या फाइन हो सकता है, या दोनों हो सकता है। बिना वजह का सर्च कर रहा है, वेक्सियस सर्च कर रहा है, मतलब कोई भी सामान इधर से उधर कर रहा है सर्च के दौरान में, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो वेक्सियस सर्च पे उसको 2000 तक का फाइन हो सकता है। या कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज किया, किसी और कंपनी में जाके डिस्क्लोज कर दिया या पब्लिकली डिस्क्लोज कर दिया, तो उसके लिए उसको 1000 तक का फाइन है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? नो मैम। उसके बाद अब यहाँ पे क्या है कि अल्कोहल आयुर्वेदिक में, अभी तक तो हमने एलोपैथिक वाला मैटर पढ़ा है, तो अब आयुर्वेदिक में भी देखें कि जो भी चीज या हेम्योपैथिक में मेनली अल्कोहल कंटेंट ही रहता है, जो भी चीज रहता है वो अल्कोहल में ही डिसॉल्व होता है। तो उस केस में क्या होगा कि हेम्योपैथिक दवाइयाँ काफी महंगी हो जाएंगी, लेकिन हेम्योपैथिक दवाइयाँ काफी सस्ती मिलती है ना। हेम्योपैथिक सस्ती मिलती है कंपेरिजन टू एलोपैथिक, और वो यस बनता मैम। अल्कोहल में ही है मोस्टली। सब चीज का जितना भी आप डिसॉल्व देखेंगे वो अल्कोहल कंटेंट्स ही रहता है। तो भी वो सस्ता है, कैसे रहता है तो वो हम देखेंगे कैसे होता है। तो अल्कोहल दो तरह से बनाया जाएगा, या तो डिस्टिलेशन से बनाया जाएगा या सेल्फ प्रिपरेशन किया जाएगा, जनरेट किया जाएगा, फर्मेंटेशन के थ्रू करे या विद जिससे भी करे। तो अब सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल का हम जब देखते हैं, अगर अल्कोहल कंटेंट उसमें 2% से कम है तो उस केस में क्या है, 2% से कम है तो उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगता है। लेकिन अगर 2% से ज्यादा है, तो अगर वो क्या बोलते हैं अल्कोहलिक, मतलब दवाई वाई टाइप का काम किया जा रहा है, तो वो ड्यूटी से खत्म है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन अगर वो अल्कोहलिक बिवरेज के तौर पे यूज किया जा रहा है, पीने के तौर पे यूज किया जा रहा है, पेय पदार्थ के रूप में यूज किया जा रहा है, तब उस पर 1 रुपया पर लीटर के हिसाब से टैक्स लगेगा। ठीक है। अगर वही चीज डिस्टिलेशन यूनिट में बन रहा है तो उस केस में क्या हो रहा है कि 52.8 लीटर पर प्योर कंटेंट के हिसाब से उस पर टैक्स लगता है। ठीक है। तो ये चैप्टर्स आपका कंप्लीट हो गया। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप में क्या है कि बॉन्डेड में कैसे प्रिपरेशन होता है, नॉन बॉन्डेड में कैसे प्रिपरेशन होता है, यही है। कोई क्वेश्चन है आपको? नो मैम। चलिए फिर हम क्लास को एंड करते हैं यहीं पे। नेक्स्ट डे हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. वेलकम।